जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए तीसरा क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले जो 2 क्लास हुआ है उसमें 350 हिस्ट्री के ही प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया है। तो ये आज हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। कुल मिलाकर हम लोग लगभग 450 से 500 ऑब्जेक्टिव सवाल हिस्ट्री का लगा लेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना है, जो मैं 20 से 25 लेक्चर में कंप्लीट कराया हूँ सिलेबस, उसको भी पढ़ते रहना है। तो फिर इससे बेहतरीन तैयारी आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आपका जो लेवल है बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद कल से हम लोग पॉलिटी या फिर जियोग्राफी या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो हमको समझ में आएगा उसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। तो आज का जो सब्जेक्टिव क्लास है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3rd क्लास है, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्म या संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था। उसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यही क्लास मैंने आपको पढ़ाया था। इसका प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, चैनल पर उपलब्ध है। ये यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद टेलीग्राम पर मैं PDF भी डाल दूंगा। हालांकि PDF पहले से भी उपलब्ध है, जिसको नहीं ढूंढने आता है इसलिए मैं दोबारा इसको फॉरवर्ड कर देता हूं। तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए यहाँ महात्मा बुद्ध के ही बारे में, तो महात्मा बुद्ध के ही बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। अभी कल ही क्वेश्चन आया था तो गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, जन्म स्थल कहाँ था, ठीक ना। ये भी देखिए, अभी आज के ही लेक्चर में ये आएगा कि ये शाक्य गणराज्य यानी किस कुल से संबंधित है, इनके पिताजी तो उसी कुल से ये भी संबंधित हो गए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जो मैंने बताया है उसको भी देखिएगा। ये सिलेबस जो है आप सब्जेक्टिव वाइज भी ख़त्म कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहा हूँ। तो आज का जो हिस्ट्री का लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग अन्य सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री एक बच जाएगा, तो उसको मैं सब्जेक्टिव वाइज शॉर्ट नोट्स की सहायता से मैं आपको पढ़ा दूंगा। परेशान नहीं होना, सब कुछ ट्रिक रूक से बता दूंगा, तो अंततः आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास को, ऑब्जेक्टिव वाले क्लास को शुरू करते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी यहाँ मैंने टॉपिक इसमें कवर कराया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी अन्य जो धर्म संप्रदाय है, जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म, ये सब, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस, यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक बुक लिखा है। कौन, हिस्टोरिका नामक बुक लिखा है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में, ठीक ना, हड़प्पा की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। जो द्वितीय जैन महासभा है उसका आयोजन आपको बाबू वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में। और अब आपको बताना है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जैन संगीत ये 2 ही बार हुई है। तो 2 बार हुई है, तो प्रथम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा। हालांकि जो 3rd लेक्चर देखिएगा उसमें सब चीज़ मैंने क्लियर बताया है, तो उसको भी देखकर आप बता सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे, तो शाक्य कुल से थे। किसके कुल से, शाक्य कुल से, ठीक ना, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो ये कल ही मैंने आपको जब एक सवाल बता रहा था तुलु वंश का संस्थापक के बारे में, तो बताया था कि सबसे पहले संगम वंश, ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य में, उसके बाद सुलुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश, उसके बाद अराविडु वंश, ठीक ना, अराविडु वंश, ये बताया था ना। तो वही पूछ रहा है। तो बेसिकली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम का संगम वंश। संगमा नहीं होगा, या संगम होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और एवं पाबोस मतलब पैरों को चूमना की परिपाटी चलाई, यानी सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था बाबू, तो बलबन ने शुरू किया था। किसने, बलबन ने। और मैंने आपको बताया था किसने खत्म किया। अब आपको कमेंट करके बताना है किस मुगल बादशाह ने इसको समाप्त किया था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था। तो किस वर्ष दिया था बाबू, तो ये 1943 में दिए थे। सिंगापुर में 1943 में दिए थे, ठीक ना। अगला सवाल है, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया। तो बख्तियार, किस सूफी को बख्तियार काकी या फिर भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया, ये बेसिकली सवाल पूछ रहा है। तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। किसको, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला सवाल है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत वाले क्लास में।
तो ये किस सूफी संत ने कहा था बाबू? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक ना। एक सेकंड, फोन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये आपका इजी सवाल है। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता भी मैंने आपको बताया था, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। 11वां का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12वां सवाल है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये भी आज के क्लास में आप पढ़िएगा जब थर्ड लेक्चर में, तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं एक एक चीज़ बताया हूँ कि क्या कहलाता है, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो प्रथम जो अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में भगवान बुद्ध, ये भी पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और उनका प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक ना। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो वो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वही कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? ये भी पूछता है, तो इसको भी आप लोग मैंने कल बताया था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है 14वां, कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया है? तो देखिए तराइन का जो युद्ध है, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध, ये दोनों दो ही लोग के बीच लड़ा गया है। एक गौरी और इधर है आपका पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय है, फिर ये पृथ्वीराज चौहान वंश से संबंधित है। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं, गौरी हार जाता है। लेकिन जयचंद की सहायता से द्वितीय युद्ध फिर गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है, तो जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो यानी ये पूछ रहा है द्वितीय युद्ध में किसने जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो 14वां का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक ना। 1191 और 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर, फिर ये आ गया सवाल, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अच्छा सवाल है, ठीक ना। तो ये किसको कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को, जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, ठीक। 15वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था बाबू? तो चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने कराया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। चलिए अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है, वर्तमान के हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक ना। हैदराबाद, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है बाबू? तो हैदराबाद में। 17वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जो इनके शिवाजी के राजनीतिक गुरु हैं वो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। इन्हीं की सहायता से बहुत सारे किले जीता था। 16 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किलों को उन्होंने जीत लिया था, ठीक ना। और वही आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था, इनका जो धार्मिक गुरु थे वो रामदास थे। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, ठीक ना। गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला सवाल है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार आपको मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक है। और यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा वीडियो देखे होंगे, बिहार पुलिस का जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि ये किस अधिवेशन में ये चीज़ कहा था, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो ये मैंने कल आपको बताया था, बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। 22वां का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जातक किसका ग्रंथ है बाबू? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 23वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत, ये भी मैंने आपको कल बताया था, का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? नागार्जुन नाम है, ठीक ना। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था या शून्यता का सिद्धांत दिया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो बाबू कुतुब मीनार का शुरू तो किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किए थे अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में, लेकिन इसको पूरा किया कौन? इल्तुतमिश ने पूरा किया। किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी बाबू? तो मुगल राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी? ये बेसिकली आपको पता ही है कि पानीपत का जो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने मुगल राज्य की नींव भारत में डाली थी, ठीक। अगला सवाल है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है बाबू? मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा डीप में सवाल, अगर आप इसको जाइएगा तो पता चलेगा क्यों कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 28वां है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक ना। ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीट होता है। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो बाबू वो दिया था आर डायर ने। किसने? आर डायर ने दिया था, ठीक ना।
चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी, तो बाबू वो बनी थी आपको सेलखड़ी से, सेलखड़ी की मुद्राएं थी। ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, सेलखड़ी से, ठीक है। अगला सवाल है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो बाबू आपको मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचित आपको नाटक मुद्रा राक्षस में ये बात कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर निम्न कुल शब्द का ऐसे प्रयोग किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो कल मैंने आपको बताया था रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तो तोप खाने का प्रयोग परीक्षा में पूछ रहा है, ये भी परीक्षा में बार बार भी पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत में सबसे पहले बाबर ने किया था, ठीक ना, बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था, ठीक। चलिए बात करते हैं, तोप खाने का प्रयोग किया था, आपको भेड़ा का किला भी जीता था, थोड़ा बहुत किया था, और सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा संख्या में आपको तोप खाने का प्रयोग आपको किया था 1524 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है बाबू, तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसको कहा जाता है, बेसिकली यही पूछ रहा है, तो बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको 35वां का ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, हालांकि बाजीराव द्वितीय तो 1802 में थे, ये यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये बाजीराव द्वितीय नहीं होगा, यह बल्लाजी बाजीराव होना चाहिए था, ठीक ना, बल्लाजी बाजीराव, ठीक ना। इनकी मृत्यु भी इसी कारण हो गई थी, बहुत ये क्रूर था अहमद शाह अब्दाली, बहुत सारा नुकसान कर दिया था, ठीक ना। यहाँ पेशवा बाजीराव होगा, बाजीराव द्वितीय नहीं होगा, ठीक ना। तो ये छोटी मोटी गलती यहाँ मिस्टेक हो जाता है, बुक में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा के तरफ से आपको पेशवा थे बालाजी बाजीराव। आगे बढ़ते अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर में पूछ रहा है, तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, तो नाना साहब ने किया था, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो महाराष्ट्र में गणपति जो उत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, ये भी मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, ये आपको सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से माना जाता है, मध्य एशिया से ये आए थे। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपको 18 है, 18 पुराण है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को इस ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, नहीं तो उदयन हो जाएगा। उदयन तो आपको पता है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन उदयन तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 41वां सवाल है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो भाषा और लिपि पूछ रहा है, तो वो आपको इसका राइट आंसर होना चाहिए हमको ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में था और ब्राह्मी लिपि में था, ठीक ना, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था, लेकिन यह अधिकांश अभिलेख पूछ रहा है, ठीक ना, अधिकांश अभिलेख, तो जो मैक्सिमम अभिलेख है वो पाली भाषा में ही थी, ठीक ना, ब्राह्मी लिपि में थी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, हालांकि यहाँ देखिएगा तो ये लिपि पाली कोई लिपि नहीं होता है, ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो लिपि कोई पाली होता नहीं है, ब्राह्मी यहाँ लिपि होता है, लेकिन संस्कृत में जो अभिलेख है वो नहीं मिले हैं, और बाकी जो प्राकृत भाषा है तो प्राकृत में मिला है, लेकिन यहाँ पाली लिपि नहीं होगा, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी बाबू कहाँ थी, तो वो थी आपको मदुरै, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। खजुराहो के जो मंदिर है वह चंदेल राजपूतों ने निर्माण करवाया था। पहाड़ को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछता ही है, राष्ट्रकूटों द्वारा, ठीक ना। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंत्र कहते हैं बनवाई थी, तो वो बनवाया था आपको जयसिंह द्वितीय द्वारा, जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अमरकोट या फिर उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, ठीक ना, अमरकोट ही ऑप्शन में रहता है, और कभी कभी पूछ देता है कि आपका जो अकबर है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में हुआ था, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46वां का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो अंतिम जो महान पेशवा है वो किसे कहा जाता है, तो माधवराव को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो आपको रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। किंग मेकर या पता नृप मतलब राजा था। राजा को बनाने वाला या किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो बाबू सैयद बंधुओं को कहा जाता था, ठीक ना। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 50वां सवाल है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 50 सवाल हो गया। अब जल्दी से हम लोग और जो नेक्स्ट 50 सवाल बचते हैं उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगा, जिसको मैं सब्जेक्टिव वाइज आपको किसी एक दिन 2-3 दिन बाद आपको ट्रिक की सहायता से अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको समझा दूंगा, ठीक। परेशान नहीं होना। चलिए अगला सवाल है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है बाबू वो कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, ठीक। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैत जो हुआ था उसके महत्वपूर्ण नायक कौन थे, यानी किसका कराधारा था? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु का हुआ है। गंगा का कितना बार उल्लेख हुआ है ये सब चीज़ मैंने बताया। यमुना का कितना बार उल्लेख हुआ है। अगला सवाल है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा किसने पाटलिपुत्र को कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक ना। अपने पुस्तक मेगास्थनीज की जो पुस्तक है आपको कमेंट करके बताना है, उसी में इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। अगला सवाल है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया भाई? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक ना। गुजरात अभियान के समय यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक ना। इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बाबू जो गुजरात की विजय के निर्माण में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ठीक ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये भी मैंने कल आपको बताया था, दीन इलाही धर्म बाबू अकबर द्वारा शुरू किया गया था, अकबर द्वारा, ठीक। चलिए अगला सवाल है 10वां, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त है वो आपको टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था अकबर के समय टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था दहसाला बंदोबस्त, जिसमें क्या होता था कि 10 सालों के जो भूमि का जितना उपज होता था उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। दहसाला या फिर इसको शायद कर ए दहसाला भी बोला जाता था, ऐसे कुछ करके वो टोडरमल से संबंधित था, टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह पूछ रहा है। अगर पहला पूछता तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आया था, लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाएगा तो 11वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्फांसी डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? रेल लाइन किसने बिछवाई थी पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट अगर आंसर का बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको मेरे अनुसार जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बाबू भूदान आंदोलन आपको विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका 13वां क्या है जी? 13 हो गया, 13 तो हो गया, हमको लग रहा है 13 हो गया। 14वां है आपका। 14वां सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो बाबू किससे की जाती है? तो वो की जाती है बिस्मार्क से। किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिस्मार्क से की जाती है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बाबू ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और वही अगर उत्तर वैदिक आर्यों का अगर पूछ देगा तो आपको वो पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय भी शुरू कर दिए थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित है तो बाबू यजुर्वेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 16वां का ऑप्शन नंबर बी। 17वां है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है, ठीक ना। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल है, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति
की रचना की। ये परीक्षा में आपको पक्का पूछेगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ किसी न किसी शिफ्ट में। गाथा सप्तशती का जो ये रचना है ये किसने किया था, यही पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हाल ने किया था। ठीक ना, ये हाल ने सातवाहन वंश से संबंधित है, उसी ने किया था। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो कानून से संबंधित सबसे पहले पुस्तक मनुस्मृति है, तो मनु इनके निर्माता है। अगला सवाल है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो तानसेन अकबर के दरबार में। ठीक ना, नवरत्नों में शामिल था तानसेन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21वां का। आगे बढ़ता अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिख धर्म का संस्थापक आपको गुरु नानक जी को माना जाता है। 22वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये सब समझाने वाला नहीं है, डीप में जाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बताया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि कम समय में ही आपको ज़्यादा प्रश्न मैं करा दूँ तो आपको भी फायदा होगा और टाइम भी लॉस ज़्यादा नहीं होगा। ठीक ना, इसलिए नहीं तो इसको भी चाहूँगा तो एक एक ऑप्शन का बताऊँगा कि गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के हैं, इनकी क्या वो है। तो ये सब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है और 20-25 दिन का जो मैंने क्लास कराया था सब्जेक्टिव, यदि आप उसको देखिएगा 25 मिनट 30 मिनट 40-45 इतने ही मिनट का वीडियो सब है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक ना, भाभा नहीं बनना है, पढ़ने को तो बहुत चीज़ है, आप पूरा किताब ही पढ़िए ना, कोई फ़ायदा है, लेकिन पढ़ना वही चाहिए जो परीक्षा में लगभग मैक्सिमम संभावना रहता है पूछने का। ठीक ना, यानी अगर आपका 100 में है, 100 में अगर 80-90% बार बार एक ही सवाल आ रहा है वही सर, तो उसी को पढ़ना चाहिए। 10% के पीछे नहीं भागना चाहिए, लड़के 10% के पीछे भाग जाते हैं, टीचर वही 10% दिखा दिखा कर अपने पास बैच खरीद लेते हैं, लेकिन 10% के पीछे भागने में आपको 2 से 3% यहाँ मिलेगा और 80% 90% जो है वो आपको नुकसान करके 50 से 60 कर देगा। ठीक ना, तो इस बात को समझिए, यही स्मार्ट स्टडी होता है। परीक्षा निकालने का एकमात्र मूल मंत्र है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसको समझना। क्या पढ़ने वाला तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट थोड़ा ना होता है, उन्हीं का रिजल्ट होता है जो ये जानते हैं कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, साफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, तो इस बात को समझिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, तो सहायक संधि का जन्मदाता पूछ रहा है तो वो तो डुप्ले है। डुप्ले ने सबसे सहायक संधि पर शुरुआत की थी। ठीक ना, डुप्ले, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद कौन थे सहायक संधि, मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद है तो इन्हीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, आपको बता देना है। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो भाई सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया। देखिए शुद्ध सिक्के सोने का किसने जारी किया था, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर कुशाण। और सबसे पहले पूछेगा तो सबसे अगर पहले पूछ दिया तो इंडो बैक्टीरियन हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा पूछेगा वहाँ शुद्ध न देकर सबसे सिर्फ ज़्यादा पूछेगा तो गुप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुई थी, तो जो शक संवत है वो कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। ठीक ना, कनिष्क ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 27वां, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूरलंग बाबू 1398 में आक्रमण किया था। तैमूरलंग दिल्ली सल्तनत के उस समय तुगलक वंश चल रहा था, 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद आपको बनवाया था शाहजहां ने। क्या बनवाया था, कौन बनाया था, शाहजहां ने। इसका ट्रिक भी है, मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा। ठीक ना, ये रेशमा हो गया, एक सेकंड फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। मत जा रेशमा दीवानी, म से हो जाएगा मयूर सिंहासन, सबसे पहले आपको शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, ये बनवाया था। त से ताजमहल, ये इसने बनवाया है। जा से जामा मस्जिद, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ दिल्ली का ये जामा मस्जिद है। ठीक ना, आगरा का जामा मस्जिद नहीं है, ये दिल्ली का जामा मस्जिद है, इसको याद कीजिए। रेशमा से रेशमा बाग, दीवानी से दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी चीज़ें किसकी समय बनाया गया था, तो शाहजहां ने के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक, अगला सवाल है, मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो जो मुमताज महल है बाबू उसका असली नाम क्या था। मुमताज महल के तो याद में ये शाहजहां आगरा में बनवाया था ताजमहल, तो इसका असली जो नाम था ये अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। ये वास्तविक में जो नूरजहां का भाई था आसफ का, उसी की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां के बाद 30वां सवाल देखते हैं। 30वां सवाल है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक ना, यह कलर चेंज कर ले रहा हूँ, जो पहले से था वो अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आपको प्लासी के 1757 की लड़ाई जो हुई
थी उसी समय से ये ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभिक दौर माना जाता है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया है? तो बाबू कुड़िक किसको कहा गया है? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक ना। ये अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके बैठा था राजगद्दी पे, तो इसको कुड़िक कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक आपको महापद्मनंद था। 34वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं बाबू? तो 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल है कि जो इतिहासकार वी स्मिथ है, इनने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त को आपको कहा है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, ये विक्रमादित्य को उपाधि मतलब ग्रहण किए थे। और एक्चुअल में 14 जो राजा थे उन्होंने विक्रमादित्य को उपाधि ग्रहण की थी। जो सबसे लास्ट राजा था वो हेमू था। कौन था? हेमू, ठीक ना। हेमू विक्रमादित्य के लास्ट राजा जो उपाधि ग्रहण किया था, ठीक ना। ये भी परीक्षा में पूछता है। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो जो महमूद गजनवी है वो भारत पर आपको 17 बार आक्रमण किया था। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर को 1025 में इसने लूटा था, वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, ठीक ना। तो इसने 17 बार आक्रमण किया था और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां। और इसने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि ये जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तो उसी समय कुछ जाट इसके धन संपत्ति लूट लिए थे। अगला सवाल है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। आलमगीर औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन तख्ते था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये भी मैंने आपको बताया, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक ना। नादिर शाह जो था वो लूट कर लेकर चला गया, तो यही लास्ट बैठा था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा 41वां, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा था आपको दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का था, ठीक ना। ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे, यानी जो परिवर्तन हो गए हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर किसी अन्य धर्म में चले गए थे, तो उनको द्वारा ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे, ठीक ना। और ये दिया था नारा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 41वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, ये भी पूछता है परीक्षा में बार बार कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का बाबू मूल नाम हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक ना, नरेंद्र नाथ दत्त। और ये नरेंद्र नाथ दत्त जो थे, इनको स्वामी विवेकानंद किसने नाम रखा था? ये भी परीक्षा में पूछता है, यदि आपको याद है तो बताइए। ये मैंने आपको बताया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो करो और मरो का नारा बाबू महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ये कल का भी सवाल है, रिपीट हो गया, जेबी कृपलानी, ठीक। अगला सवाल है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बाबू कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है, कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये भी आपको रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो बाबू 24वें तीर्थकर थे, 24 नंबर के, ठीक ना। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ये क्या मास्टर साहब फोन कर रहे हैं बार बार यार। अगला सवाल है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो बाबू जो अलबरूनी था वो आपको महमूद गजनवी के समय आया था, ठीक ना, महमूद गजनवी के समय। अगला सवाल है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हम्पी में, ठीक ना। इसकी राजधानी विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय बहुत ही महान शासक थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था? तो 8 तेलुगु कवि रहते थे, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक ना, जिसमें तेनालीराम, अलसीपेडाना ये सब थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये आज का 100वां यानी लास्ट सवाल है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में जो बीबी का मकबरा है वो आपको औरंगाबाद में स्थित है, ठीक ना। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? अपनी किस बीबी की के कहने पर या याद में, वो आपको बताना है। अगर याद है तो आपको ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बता दिया कि बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो औरंगाबाद में। तो ये रहा आपका आज का ये हिस्ट्री का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। इसी के साथ एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल का मैंने आपको 450 से 500 सवाल करा दिया है, इतना सफिशिएंट है। और आप लोग सब्जेक्टिव में भी क्लास कीजिएगा। अभी तो एंशिएंट ही तीसरा क्लास में एंशिएंट का ही कुछ टॉपिक है, ऐसे धीरे धीरे करते करते 20-25 लेक्चर में मैंने पूरे चीज़ खत्म करा दिया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी सब कुछ कंप्लीट कराया है, ठीक ना। तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है, और जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इसको भी कंप्लीट करना है। इसके बाद कल मैं हो सकता है पॉलिटी या फिर जियोग्राफी शुरू करूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो ठीक, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।